बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी रिस्क के हवाले से कि रिस्क क्या होता है, हम लोग कैसे सवाल में रिस्क निकाल रहे होते हैं। ये सारी डिस्कशन हुई थी और मैंने बताया कि रिस्क का एक अहम सवाल आपके पेपर में तकरीबन हर दफ़ा आता है। जो रिस्क होगा प्रोसीजर्स भी उसी की तरह ड्राफ्ट होंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, प्रोसीजर्स एक ही तरह के होते हैं क्या? फिर कितने तरह के प्रोसीजर्स होते हैं? हमने पढ़े थे एक होते हैं रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। उसमें क्या क्या करते हैं हम जनरली उसमें क्या क्या करते हैं? हम इंक्वायरी करते थे, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे दूर से खड़े होके, फिर हम करीब जाके इंस्पेक्ट करते थे एक एक चीज़ उठा के, और फिर आखिर में एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल का मैंने एक आसान सा बताया कि प्रीवियस कंपेरिजन कर रहे होते थे। रिस्क में क्या काम करते थे हम सबसे पहले क्या करते थे? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते थे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते थे किस चीज की? एनवायरनमेंट की, फिर एंटिटी की, फिर इंटरनल कंट्रोल्स की। इसको समझना है तो एक और आसान तरीका है, पहले एंटिटी के अंदर के मामलात, सही है, उसके इंटरनल कंट्रोल्स, फिर एंटिटी के मामलात के उसके मालिकान कौन है, उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, उसने पैसे लिए हुए कहाँ से, ये सारे मसाइल, फिर उसके बाहर के मसले। क्योंकि इन सब की वजह से, समझिएगा, इन सब की अंडरस्टैंडिंग हम ले क्यों रहे हैं? क्योंकि यही वो वजह है जो वजह बनेगी किस चीज की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बन रही होगी। ऐसा ही है, कोई ना कोई वजह बनेगी और आखिर में नतीजा आएगा कि एफएस इज नॉट इक्वल टू आईएफआरएस। एनवायरनमेंट की, जी एएफआरएफ बोलना है, एएफआरएफ बोलना, अगर आप लोग मोर क्लियर हो चुके हैं तो हाँ एएफआरएफ। फर्क क्या है वो आप लोग जानते हैं। फर्क क्या है? एएफआरएफ एक वाइड टर्म है, उसमें सारे स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द एंटिटी कि आपने कौन सा यूज करना है। एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग में आप सबसे पहला काम क्या करते थे? किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेते थे आप इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेते थे, आप रेगुलेटर की अंडरस्टैंडिंग लेते थे, आप अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते थे। फिर उसके बाद आप क्या करते थे? आप एंटिटी की तरफ आते थे। जब आप एंटिटी की तरफ आते थे तो आप किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेते थे? एंटिटी के, बोले, एंटिटी के, एंटिटी के ऑपरेशंस की, कि उसके ऑपरेशंस किस तरह से मैनेज हो रहे हैं, एंटिटी के ओनरशिप की, एंटिटी ने पैसा कहां से लिया हुआ है, फाइनेंसिंग, और एंटिटी ने कहां पे पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट। बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग आप ले रहे होते थे। यहां तक कोई सवाल? ये सारी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप क्या करते थे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। फिर आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते थे तो आपके पास कुछ रिस्क निकल के आते थे। वो दो लेवल्स पे होते थे, या एफएस लेवल, नहीं, बिजनेस रिस्क हमारा हम नहीं निकालेंगे, बिजनेस रिस्क हमारा है ही नहीं, सोचिएगा, क्योंकि बिजनेस रिस्क किसका है? बिजनेसमैन का। हमारा क्या है? ऑडिट रिस्क। तो मैंने ये सबसे ऊपर वाली बाइफिकेशन है, रिस्क, एक बिजनेस रिस्क और एक ऑडिट रिस्क। हम जितना भी पढ़ रहे हैं ऑडिट रिस्क पढ़ रहे हैं। बिजनेस रिस्क मैंने आपको बता दिया क्या है, हमें उसके बारे में, अच्छा हमें वो क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हर बिजनेस रिस्क से ऑडिट रिस्क निकलेगा। वो बोलेगा मैं परेशान हूँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, मैं बोलूंगा तुमने शायद इंटरेस्ट एक्सपेंस सही रेट से रिकॉर्ड ना किया हो, तुमने शायद अपने लोन को सही से रिकग्नाइज ना किया हो। बोले भाई यार वो कॉवेनेंट ब्रीच हो गया, मैं बोलूंगा तुमने शायद नॉन करंट को करंट क्लासिफाई ना किया हो। बोले यार इन्वेंट्री नहीं बिक रही, बोलूंगा शायद तुमने एनआरवी लॉस रिकॉर्ड ना किया हो। यार पीपी खराब हो गया, शायद तुमने इम्पेयरमेंट। ये सारी बातें वो हमें समझ में आ रही हैं? इस तरीके से आप लोग सोच रहे होंगे। तो हमें बिजनेस रिस्क इस वजह से पता होना जरूरी है। फिर इसके बाद आप क्या करते थे? आपके पास रिस्क निकल के आते थे दो लेवल्स पर, एक एफएस लेवल पे, दूसरा एजर्शन लेवल पे। सर एफएस लेवल पे क्या मसला? बड़े लेवल का मसला, सर मैनेजमेंट चोर है, मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है, मैनेजमेंट ईमानदार नहीं है, इस तरह के बड़े बड़े मसले आ रहे थे। फिर मसले आ रहे थे एजर्शन लेवल के, मतलब पीपीई की किसी एक एजर्शन में मसला है, या तो वो बोल रहे हैं कि पीपी 500 रुपए का है और है नहीं, या तो वो पीपी एग्जिस्ट नहीं करता, या तो हमारा पीपी का रजिस्टर कंप्लीट नहीं है, पीपी की डेप्रिसिएशन सही से रिकॉर्ड नहीं की,
डेप्रिसिएशन सही से रिकॉर्ड नहीं करने से कौन सी असर्शन हिट होगी? तो डेप्रिसिएशन तो अलग ही है, आप बोल रहे हैं बैलेंस शीट आइटम है, उसका तो ताल्लुक ही नहीं है पीपी से। सोचें क्या बोल रहे हैं, आप बताएं कैसे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंट्री क्या बनती है डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड क्रेडिट। जो पीपी का आइटम आ रहा होता है वो तो नेट ऑफ अक्यूमुलेटेड आ रहा होता है। अगर डेप्रिसिएशन गलत तो अक्यूमुलेटेड भी गलत, अक्यूमुलेटेड गलत तो पीपी की वैल्यूएशन भी गलत। तो कौन सी असर्शन का मसला है? वैल्यूएशन का मसला। सर पीपी है, रिकॉर्डेड है, वैल्यूएशन भी सही है, लेकिन जब हमने डॉक्यूमेंट्स उठा के देखे तो उसमें नाम तो किसी और का है। कौन सी असर्शन? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का मसला। बात समझ आ रही है? ये सारी असर्शंस के मसले आपके पास निकल के आ सकते हैं। तो आप जब रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, तो आपके पास जो रिस्क निकल के आएंगे वो इन दो लेवल्स पे होंगे। या तो आपको पता चलेगा मैनेजमेंट ही चोर है, मैनेजमेंट पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेड़ा गर्क करके बैठी हुई है, या आपको पता चलेगा कि किसी एक खास जगह पे मसला है। सही है? मुझे बताइए, आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे थे, आप क्या करेंगे? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ये करते करते आपको पता चला कि यार बिजनेस तो अब चल ही नहीं रहा, पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, तो अब तो मुझे लग रहा है मैं इस महीने बंद, मैं इस साल में बंद कर दूंगा। कौन सा लेवल का मसला है? कौन से लेवल का मसला है? एफएस लेवल का, असर्शन लेवल का? एफएस लेवल का, असर्शन लेवल का? पहले ऑप्शन ये है। अब बताएं आप, मसला क्या है सबसे पहले? ऑनलाइन वाले आप भी पार्टिसिपेट करिएगा हमारे साथ। ऑनलाइन वाले क्लास बंद हो गई जी, कंटिन्यू। क्या मसला है? सोचें। सर उसने हमें बताया मसला क्या है कि मैं इस साल बिजनेस बंद कर दूंगा। मतलब जिस साल की एफएस बन रही है उसके अगले साल की बात हो रही है। मैं बिजनेस बंद करने वाला हूँ। तो जब मैं बिजनेस बंद करने वाला हूँ, अरे सॉरी इंटरनेट का इशू हो गया था, इस वजह से आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, हमारी डिस्कशन चल रही है। मैंने एक सिनेरियो दिया कि आप बिजनेसमैन के साथ बैठे हुए थे, उसने चाय पीते पीते बताया आपको, यार मैं इस साल बिजनेस बंद करने वाला हूँ। तो मेरा सवाल है कि ये कौन से लेवल का मसला है? किसी एजर्शन का मसला है या पूरी एफएस का मसला है? ये कौन सा मसला हो? मतलब देखें, आप ऑडिट करने कब गए? साल के बाद। तो इस साल की तो मतलब एग्जाम्पल को और वाइड करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ये चल रहा है 2020 और ये चल रहा है 2021। शुरू हुआ, खत्म हुआ, 21 शुरू हुआ, खत्म हुआ, ठीक है। हम इस साल का ऑडिट कर रहे हैं, कब कर रहे होंगे? इस साल में कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो बिजनेसमैन कह रहा है कि मैं 2021 में बंद करने वाला हूं, बस ये मेरा लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर है। तो पहला सवाल, ये एफएस लेवल का मसला है, एजर्शन लेवल का मसला है? हम तो 2020 का ऑडिट कर रहे हैं, एफएस का क्यों? ये मसला क्या हो सकता है, पहले तो ये बताइए। सही है, गोइंग कंसर्न वाली बात कनेक्ट नहीं होगी यहाँ पे। मसला ही वही है यहाँ पे, सिर्फ और कोई मसला थोड़ी है। सोचें भाई, गोइंग कंसर्न क्या है? आईएस 1 क्या कहता है? फोर्सेबल फ्यूचर क्या है आईएस 1 के? 12 महीने।
फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स IS 1 कहता है कि आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं दैट इज 31 दिसंबर 2020, इस पॉइंट पर आप 12 महीने की असेसमेंट कर लें। तो 12 महीने की असेसमेंट की आपने और आपको पता चला कि बिजनेस नहीं चलेगा, बंद होने वाला है, तो अब एफएस गोइंग कंसर्न पे, हालांकि बात कब की हो रही है, 2021 में बंद होने वाला है, लेकिन एफएस कौन सी बनेगी नॉन गोइंग कंसर्न पे, 2020 की एफएस बनेगी। IS 1 ये बोलता है, बात समझ आ रही है? IS 1 कहता है देखो भले, अभी मैं IS 1 पढ़ा रहा हूं, अभी मैं ऑडिट नहीं पढ़ा रहा, अभी जो मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये पता होना हमें जरूरी है। IS 1 बोल रहा है भले तुम इस साल का ऑडिट कर रहे हो, लेकिन तुमने इस साल के आखिर में खड़े होकर सोचना है कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है या नहीं, और कितने टाइम के लिए सोचना है, 12 महीने के लिए। आपने 12 महीने के लिए सोचा और आपको पता चला कि बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं, गोइंग कंसर्न है या नहीं है। अगर गोइंग कंसर्न है तो फिर जैसे बनती है वैसे बना लें, अगर नहीं है तो इसी साल को नॉन गोइंग कंसर्न पे कर दें, मतलब सारे के सारे एसेट्स को फेयर वैल्यू पर, सारी की सारी लाइबिलिटीज फेयर वैल्यू पर, सब कुछ फेयर वैल्यू पर आ जाएगा, मतलब आप अपने बिजनेस को इस पॉइंट पर तोल रहे हैं। करंट में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन करंट एसेट्स भी सारे फेयर वैल्यू पर आ जाएंगे, और नॉन करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज को भी आप तोल लेंगे, मतलब आपके पास 100 रुपए का बैंक लोन है, आप उसकी सब फेयर वैल्यू पर आ जाएंगे। अच्छा, इनको गुडविल एनसीआई का भी नहीं पता, सही है, तो एक चीज पढ़ेंगे आप लोग कंसोलिडेशन में आके, तो जो जितनी भी चीजें हैं ना सब फेयर वैल्यू पर आ जाए, सब कुछ, पूरे के पूरे बिजनेस को मैंने बताया आप उठाकर तोल देंगे कि यार भी कितने में जाएगा, कोड़ियों के भाव जाएगा, अच्छे भाव जाएगा, बस। बात समझ आ रही है? ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, IS 1 की। IS 1 क्या कहता है? अच्छा, अब आप मेरी बात समझिएगा, आपका ऑडिट रिस्क कहां पे शुरू होगा, आपने यहां बैठकर सोचा कि क्या मसला है, और आपको पता चला मैनेजमेंट ने बनाई है गोइंग कंसर्न पे, बननी चाहिए नॉन गोइंग कंसर्न पे। तो अब मुझे बताएं क्या एफएस में पीपी चेंज होगा, क्या एफएस में पीपी चेंज होगा, एफएस में लोन चेंज होगा, एफएस में इन्वेस्टमेंट चेंज होगा, क्या चेंज होगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब कुछ चेंज होगा एफएस में। तो ये कौन से लेवल का रिस्क है? एफएस लेवल का रिस्क। तो आपको पता चला कि ये एक एफएस लेवल का रिस्क है। फिर उसने बताया यार मेरा तो एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खराब हो गया, किस चीज का मसला, क्यों? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खुद दर्शन है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक बैलेंस शीट आइटम है, इसकी कौन सी एजर्शन का मसला है? वैल्यूएशन। ये बात सबको समझ आ रही है? वैल्यूएशन क्यों? प्रॉपर लॉजिक है, क्योंकि इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, आप ये बोल रहे हैं। इंपेयरमेंट किस तरह रिकॉर्ड होती है? अक्यूमुलेट, क्यों? बिजनेस पीपी बंद नहीं किया, पीपी खराब हो गया, प्रॉब्लम आ रही है पीपी के अंदर, तो उसमें एक इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाली बात यहाँ पे नहीं आएगी। अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट क्रेडिट, इंपेयरमेंट डेबिट। अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट कहाँ जाती है? पीपी में से माइनस होती है। तो ये बेसिकली पीपी की वैल्यूएशन का मसला आएगा। सबको ये बात समझ आ रही है? इस तरह से आपने बैठ के सोचना है कि ये कौन से लेवल का मसला है, और ये बातें करनी है कि ये रिस्क है, इसकी वजह से इस बैलेंस शीट आइटम की इस एजर्शन का मसला है। सबको क्लियर है? अब उस सवाल को देखते हैं एक बार। हारिस क्लियर है आपको? चलें इस सवाल को एक बार देखते हैं कि ये सवाल आपसे क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है
कि अच्छा मैंने आपसे कहा था सिर्फ इस रिक्वायरमेंट को देखें, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द बिजनेस रिस्क एंड रिलेटेड ऑडिट रिस्क। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ एडवेंचर ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड APL which offers a wide range of adventure sports services. Your firm is the auditor of Adventure Travel Private Limited, which offers a wide range of adventure sports services such as paragliding, parasailing, and scuba diving. APL follows high safety standards. High safety standards. इसकी वजह से रिस्क निकलेगा. To avoid any unfortunate events. अच्छा ये बात कैसे पता चली होगी कि हम बहुत हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड यूज करते हैं? आपको कैसे पता? किसी ने बताया आपको? फिर आपको ख्वाब में आया? आपको कैसे पता? क्या होगा? एग्जैक्टली आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की होगी तो ये सारी बातें निकल के आई. अगर आपने अंडरस्टैंडिंग ही ना ऑब्टेन की होती तो ये क्या बातें निकल के आती या नहीं आती? चलें. To avoid any unfortunate events. However, during the year, one of its paragliding trips was affected due to bad weather, which caused severe injuries. मैंने highlight कर लिया इस point को. To its clients, immediately after this unfortunate incident, APL has invested heavily. Investment की होगी तो investment कहाँ आ रही होगी? Balance sheet के अंदर. तो सर जहाँ इसने इन्वेस्टमेंट की बात की वहाँ मुझे खदशा लग गया कि शायद इन्वेस्टमेंट इसने गलत रिकॉर्ड ना कर ली. फर्दर अपग्रेडिंग इट्स इक्विपमेंट टू प्रिवेंट हैपनिंग ऑफ सच इंसिडेंट. द इंटायर इन्वेस्टमेंट हैज बीन फाइनेंस्ड थ्रू बैंक लोन. पहले मैं इन पे बात करता हूँ. सबसे पहले हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या मसला है? हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बताइए. मैं हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यूज करता हूँ. सर हो सकता है, बल्कि एक और काम करते हैं ना, ये जो अगला पॉइंट है विच कॉज सेवियर इंजरीज, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं कि सेवियर इंजरीज हुई है इसकी वजह से क्या मसला है. एग्जैक्टली जिन लोगों जो अफेक्टेड लोग हैं वो आपके खिलाफ क्या करेंगे? केस फाइल कर सकते हैं. जब वो केस फाइल करेंगे तो आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी. और हमारा रिस्क क्या है? पेनल्टी पे ना करनी पड़े. यार बड़ा अफसोस हुआ. हमारा रिस्क ये है कि मैनेजमेंट ने शायद वो पेनल्टी किस स्टैंडर्ड के हिसाब से, IS 37 के हिसाब से शायद मैनेजमेंट ने पेनल्टीज रिकॉर्ड ना की हो. बात समझ में आ रही है? तो इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे हम? पहले आपने बैकग्राउंड बताना है कि APL फॉलोज, ये सारी बात लिखनी है. अच्छा आपको नहीं, मैं अभी फिलहाल इनकी बात कर रहा हूँ. APL follows high safety standards to avoid any unfortunate events, but still, due to bad weather, there were severe injuries has been caused. सही है? ये बात समझ में आई? ये आपने बता दिया बैकग्राउंड कि क्या मसला है. फिर आपने बताया इसकी वजह से रिस्क क्या है. फिर आपने कहा therefore there is a risk that the affected people may have filed the suits against the APL. नाम लीजिएगा, अगेंस्ट APL एडवेंचर ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड, एंड द मैनेजमेंट मे हैव नॉट रिकॉर्डेड द पेनल्टीज एज पर IS 37. ये बात लिखनी है एज पर IS 37. बात समझ आ रही है? Therefore there is a risk of अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टीज. तो पेनल्टीज की वैल्यूएशन का मसला है. पेनल्टीज की शायद किस चीज का मसला हो? कंप्लीटनेस. बात सारी समझ में आ रही है? कनेक्ट हो रही है? तो आपने यहाँ बताना है कि क्योंकि क्या हुआ, बताएं. पूछें. किसका?
पर भी आ रहे हैं अगले में। उसने कहा ना कि हमने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, तो वहाँ कनेक्ट करेंगे वो वाली बात इक्विपमेंट से। गुडविल ख़राब होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन गुडविल की इम्पेयरमेंट वाली बात मैं आखिर में करूँगा, वो इस वजह से क्योंकि गुडविल अभी इन्होंने पढ़ी नहीं है। हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये बैकग्राउंड बताया आपने यहाँ पे। फिर क्या हुआ ड्यूरिंग द ईयर? ड्यूरिंग द ईयर क्या हुई मेरे पास? इंजरीज हुई, बात समझ आई। फिर बैकग्राउंड बताया, मैं लिखना, अभी हम ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं, सही है, मैंने पहले बैकग्राउंड बताया, अब रिस्क कैसे बताऊंगा? देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट, ये लफ्ज। अच्छा, अगर कहीं होता ओवर स्टेटमेंट, कहीं मैनेजमेंट ने कुछ ज्यादा तो रिकॉर्ड नहीं कर लिया, कहीं ये भी मसला हो सकता है। मिस स्टेटमेंट, कहीं कुछ गलत तो रिकॉर्ड नहीं कर लिया, ये लफ्ज इस्तेमाल करने, इसके मार्क्स होंगे। रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजंस या पेनल्टीज, दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मैनेजमेंट may have not recorded as per IAS 37। इन चीज़ों के नंबर मिलेंगे आपको जो आप बताएंगे ना, क्योंकि बच्चे को ये तो नज़र आ रहा है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का मसला है। ओ अच्छा, आप क्या करें, आपने ये बातें बतानी है कि मसला है किसकी वजह से। आप बोलेंगे मसला है अंडर स्टेटमेंट है, ओवर स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट है, किस चीज़ का है? प्रोविजन का है, पेनल्टीज का है, ये वाला मसला है। अच्छा, तो प्रोविजन पेनल्टीज क्या मैं अपने हिसाब से रिकॉर्ड करता हूँ? नहीं सर, हमने एक बात सीखी थी कि एफएस हमारा ऑडिट कर किस चीज़ का रहे हैं? एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बननी चाहिए। तो एफएस में मसला है, मतलब प्रोविजन, या आ गया प्रोविजन का आइटम, एफएस से लिंक करें इसे। और ये किसके हिसाब से बनता है? IAS 37 के हिसाब से। तो ये आईएफआरएस वाली बात लिंक कर दिया। ये चीज़ अगर आप लोग समझ गए, रिस्क के सवाल में पूरे नंबर। ये रिस्क की ड्राफ्टिंग हो गई, क्लियर है? दूसरा मसला, हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया? बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है अपनी इक्विपमेंट्स के अंदर। क्या रिस्क? क्या रिस्क है? नहीं, उसके बाद ही तो किया हमने, देखें, इमीडिएटली आफ्टर दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, समझे? ये बहुत बारीक फर्क है। अगर वो ये कहता कि ये हम पहले कर चुके हैं और बाद में गिर गया, इतना बड़ा मसला नहीं। बड़ा मसला क्या है? बड़े मसले बताएं पहले। रिस्क, बैंक लोन आ गया, इन्वेस्टमेंट में कहाँ पे मसला आएगा? हमने इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट किया है, पीपी सारे रिकॉर्ड किए नहीं किए, खरीदे हैं, और सर पीपी IAS 16 जैसे उसने बात की कि मैंने इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट किए, फौरन से अपने जहन में IAS 16 की बातें ले आए, सारी सारी IAS 16। इससे पहले भी एक मसला आएगा, कैपिटलाइजेशन। सबसे पहले तो ये बात होती है ना, IAS 16 शुरू कहाँ से होता है? मैं बोल रहा हूँ ऑडिट इज इक्वल टू IFRS। IAS 16 शुरू कहाँ से होता है कि आपने कौन सी चीज कैपिटलाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी। इसने तो कहा हमने इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क कि मैनेजमेंट ने शायद शायद IAS 16 के हिसाब से कैपिटलाइज ना किया। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जो कि क्राइटेरिया मीट ना करती हो, कैपिटलाइज कर दिया। कुछ ऐसी कॉस्ट हो, बहुत सारी हमने एक लिस्ट पढ़ी थी IAS 16 में, ये कॉस्ट रिकॉर्ड होनी चाहिए, डिसमेंटलिंग कॉस्ट रिकॉर्ड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, शायद मैनेजमेंट ने ना की हो। कमीशन पे किया हो एजेंट को, रिकॉर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इक्विपमेंट खरीदा, उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगी, नॉन रिफंडेबल, रिकॉर्ड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हमारा रिस्क क्या है कि शायद मैनेजमेंट ने कैपिटलाइजेशन एज पर IAS 16 ना किया हो।
Therefore, there is a risk of misstatement that management may have not recorded the investment as per IAS 16 capitalization. Exactly. ये सारी बात, यही तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि उसने इन्वेस्टमेंट की, अब उसने नया खरीदा तो भी देखो, अगर उसने पुराने में रिपेयरिंग करवाई तो क्या उस रिपेयरिंग की वजह से उसकी लाइफ बढ़ी, नहीं बढ़ी? तो लाइफ बढ़, अल्टीमेटली बात क्या हो रही है, कैपिटलाइज होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये रिस्क है यहाँ पे। इसको किस तरह से लिखेंगे, इस बात को किस तरह लिखेंगे? सही है। डेप्रिसिएशन, अभी डेप्रिसिएशन वाली बात नहीं कर रहे ना, अभी तो कैपिटलाइजेशन की कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन की बात। हाँ, अभी हमारी मसला क्या है, अभी हमारा मसला है कि सर शायद मैनेजमेंट ने, पहले हम उसकी बात करते हैं सर, सबसे बड़ा मसला पॉइंट्स बढ़ाए ना बताएं, जितनी ज़्यादा चीज़ें हिट होंगी, ज़्यादा, मैं अलग अलग कर रहा हूँ इसीलिए सारी चीज़ों को, जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे फ़ायदा है ना आपका। तो अभी मसला क्या है कि उसने इन्वेस्टमेंट की, सर पहले बताएं क्या किया उसने, मैं बात कनेक्ट कहाँ से कर रहा हूँ, उसने क्या की, इन्वेस्टमेंट की, किस चीज़ में करी इन्वेस्टमेंट, इक्विपमेंट्स में, मतलब पीपी में करी, उसने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करी। देयरफॉर इसकी वजह से देयर इज अ रिस्क दैट एक्सपेंडिचर्स, जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, may not meet capitalization criteria, बात समझ आ रही है? कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया शायद एज पर एंड मैनेजमेंट हैज रिकॉर्डेड एंड, और रिस्क क्या है, मीट नहीं करते, ये मसला है हमारा, मसला है कि रिस्क मीट नहीं करते और शायद मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड कर दी हो, एंड मैनेजमेंट मे हैव रिकॉर्डेड, या कैपिटलाइज करते हैं, कैपिटलाइज ज्यादा अच्छा लगता है, मे हैव कैपिटलाइज्ड एज मिस स्टेटमेंट। सारी बात समझ में आ रही है? ये मैंने क्या करा, मैंने बताया, एफएस वाला आइटम कहाँ गया, ये रहा, याद आया, एफएस वाला आइटम, आईएफआरएस मिस स्टेटमेंट, नंबर मिल रहा है आपको, रिस्क, समझ में आ रही सारी बात? अच्छा, इस तरीके से आप लोग रिस्क निकालते चले जाएंगे। एक और रिस्क पे बात कर लेते हैं, फाइनेंसिंग वाली, सही है। अब आप लोग बताएं इसी तरीके से क्या बात करेंगे। आपने रिस्क बिल्कुल ठीक लिखे थे, आपने मुझे भेजे थे, रिस्क बिल्कुल ठीक थे, लेकिन लिखने का तरीका ये होना चाहिए, आप भले सही रिस्क लिखें लेकिन अगर सही तरीके से नहीं लिखेंगे तो फिर आप जान छुड़ा रहे हैं। इतना बताएं इसको। अब मसला कहाँ है, मैनेजमेंट ने इन्वेस्टमेंट की और कहाँ से की, बैंक से लोन लेके किया, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क, सही है, छोटी बात, छोटी बात, बहुत बारीक बात है ये। पहले बड़ा मसला सोचें, मैंने फिर कहा बड़े बड़े मसले पहले निकालें, ये छोटे छोटे हैं आखिर के लिए, अगर कुछ ना मिले तो आखिर में डालिएगा। 9 नंबर का सवाल है, ये जो नीचे वाला है, बी पार्ट कितने नंबर का है, 9 नंबर का। बिजनेस रिस्क भी बताने, ऑडिट रिस्क भी बताने, दोनों में तोड़ दें, तकरीबन 4.5 नंबर, 5 रिस्क इधर 5 रिस्क इधर, दो अभी निकाल लिए, 5 तो निकल आएंगे ना, 5 बड़े बड़े बताएं पहले से। बड़ा मसला क्या है सोचें लोन में, नहीं छोटा मसला है। तो
छोटा मसला है। लोन मिल चुका है, सोचें अभी बात हुई है, सर लोन आ गया, लोन आ गया, और कुछ टाइम पहले हमारा मार्केट में ये हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, इसकी वजह से लोग आएंगे नहीं, तो शायद ऐसा हो कि लोन तो क्या हुआ, कोलेटरल में क्या मसला है? कोलेटरल रखना इज नॉट अ मसला, समझें हमारा मसला क्या है, लोन के कोवेनेंट्स ब्रीच ना हो जाएं। लोन की ये बड़ा मसला है कि सर शायद लोन के कोवेनेंट्स ब्रीच हो गए और मैनेजमेंट ने उसे नॉन करंट से करंट पे क्लासिफाई ना किया हो, ये बड़ा मसला है। फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं की, कितने की मिस स्टेटमेंट होगी, 10 20 100 रुपए मिलियन की। लोन अगर नहीं किया, सोचें कोवेनेंट्स ब्रीच हो गए तो नॉन करंट लायबिलिटी 1 अरब की आ रही होगी, उसे उठा के करंट में क्लासिफाई करना है। बैंक कभी भी कह सकता है 1 अरब रुपए दो, शायद कोई कोवेनेंट ब्रीच हो गया और मैनेजमेंट ने अपनी नॉन करंट लायबिलिटी को करंट क्लासिफाई ना किया हो। ये कौन सी असर्शन का मसला है? वैल्यूएशन, अमाउंट गलत रिकॉर्ड हुआ है? नहीं। एग्जिस्टेंस, लोन एग्जिस्ट नहीं करता? करता है। कंप्लीट? नहीं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन? करता है। क्लासिफिकेशन का मसला, एक और असर्शन होती है क्लासिफिकेशन, हम लाइन से ऐड करते जा रहे हैं, उस लिस्ट में एक और असर्शन ऐड कर लें, क्लासिफिकेशन, नॉन करंट से करंट में क्लासिफाई करना। बात समझ आ रही है? लोन रिकॉर्डेड है लेकिन गलत जगह पे रिकॉर्डेड है, तो क्लासिफिकेशन का मसला। एरर पढ़े हमने क्लासिफिकेशन वाले, एरर है, गलत जगह हुआ है, तो क्लासिफिकेशन का मसला। तो मैं इस असर्शन में एक और पॉइंट ऐड करूंगा, हाँ वो गलत एक्सपेंस में रिकॉर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर वो बात कहाँ ऐड होगी, क्लासिफिकेशन। तो एक साथ हम लिस्ट बना नहीं रहे, हम चीजें आती जा रही हैं, लिस्ट ऐड करते जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ मसला हो सकता है कि ओके। देखें, मैंने फिर बताया दूर की बात है। अच्छा, गियरिंग रेशो खराब होगा, इन्वेस्टर्स के लिए थ्रेट है, ऑडिट रिस्क का है। मेरा फिर सवाल पहले तो ये आएगा, ऑडिट रिस्क का है इसके अंदर। गियरिंग रेशो खराब है, कंपनी तबाह हो चुकी है, कुछ नहीं बचा, लेकिन एफएस में नजर आ रहा है कोई ऑडिट रिस्क ही नहीं। सारी बात क्लियर है? यहां तक कोई सवाल? अगला रिस्क, यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, ऑनलाइन वाले क्या बार बार कैसे हो रहा है डिस्कनेक्ट? You have been informed that due to overwhelming response towards adventure trips, number of tour operators have launched the same service at significantly lower prices as compared to APL. However, all these tour operators are not as high safety standards as are being followed by क्या मसला है? क्या मसला है? सोचें। क्या हुआ? गायब कहाँ हुए? क्या हुआ? कंफ्यूज हो रहे हैं हम कहीं? क्या मसला है? तो बताएं मसला क्या है?
सेल्स का मसला है, लेकिन हमने एक लाइन मिस कर दी, दे आर नॉट फॉलोइंग हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। कस्टमर किधर जाएगा, आप किधर जाएंगे? जो सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करता है, जो नहीं करता। अगर मैं ये लाइन काट दूं, अगर मैं ये लाइन काट दूं, अब सेल्स का मसला है रेवेन्यू रिकग्निशन के, शायद मैनेजमेंट ने अपनी सेल्स को ओवर स्टेट किया हुआ हो, अपनी सेल्स को IFRS 15 के हिसाब से रिकॉर्ड ना किया हो, मैनेजमेंट ने ओवर स्टेट किया हो। सारी बात समझ में आ रही है? मैं फिर कह रहा हूँ, एक एक लाइन में इंफॉर्मेशन है, ये लाइन इसने ऐड कर दी, अब रिस्क खत्म हो गया, मर गया रिस्क। किसका? दूर की बात, सोचें, आप खुद सोचें, आपको कितने कनेक्शंस बनाने पड़े, सामने की बात तो करें पहले। 5 रिस्क खुले खुले, अभी 3 हो गए, 2 नीचे से निकल के आएंगे अभी, इनके बाद दूर जाएं। वैसे ये इतने दूर की बात पे आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, आपको बड़ी बड़ी चीजें इतनी मिल जाएंगी इसके अंदर। सर गोइंग कंसर्न का मसला है, सर इस चीज का मसला है, सर उस चीज का मसला है। कंसीडरिंग रिस्क की वैल्यू भी देखें आप, रिस्क कितना बड़ा आ रहा है। अब एक्सपेंस का रिस्क कितना होगा, खुद बताएं। बहुत कम होगा, एक्सपेंस है ही 100 रुपए का, उसमें से मिस स्टेटमेंट कितने की होगी, 5-10 रुपए की, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर पूरे का पूरा PPE गलत रिकॉर्ड किया हुआ है, ये बड़ा मसला है। लोन गलत रिकॉर्ड किया हुआ है, पेनल्टीज प्रोविजन गलत नहीं रिकॉर्ड की हुई, ये बड़ा मसला है। कंसीडरिंग द, सबसे पहले बड़ी बड़ी चीजें तलाश करें पूरे सवाल में, जब बड़ी बड़ी चीजें कवर हो जाएं, फिर छोटी छोटी सोच लें बैठ के, सर शायद मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ना की हो, शायद इम्पेयरमेंट, सारी बात। और डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट से भी कनेक्शन कहाँ बनाना है आपने, पहले तो PPE से। कंसीडरिंग द इंक्रीज्ड कंपटीशन, APL has recently widened its scope of business and introduced, देखें ये और आगे निकल गया, तो ये वाली बात और कैंसिल हो गई, ठीक है। Booking of air tickets and hotel rooms on behalf of its client at a discounted rate. APL is entitled to a commission if bookings are made through APL. Commission on booking is recorded when the payment has been received. क्या रिस्क है? बुक नाउ एंड पे लेटर इंस्टॉलमेंट स्कीम फॉर ऑल ऑफ इट्स सर्विसेज। सोचें, हमने एग्जैक्टली यहाँ पे हो सकता है कि हम जब पेमेंट रिसीव होती है हम तब रिकॉर्ड करते हैं, सही है, और यहाँ पे करनी भी कब है, जब पेमेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या गलती की गुंजाइश है? सर हो सकता है कि पेमेंट हमें रिसीव ना हुई हो और हमने, क्योंकि सोचें कस्टमर ने बुक कर दिया, हमारे पास बुकिंग आ गई, हमने ठग से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, कमीशन इनकम रिकॉर्ड कर ली। समझ में आई बात? रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, हमने ठग से एंट्री पास कर दी, करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए, और फौरन से ईयर एंड आ गया अगले दिन, तो हम तो बोलेंगे ये फौरन से इनकम है ही नहीं आपकी, ये रिसीवेबल है ही नहीं आपका, क्योंकि पैसे नहीं आए। आप समझ आइए तो यहाँ पर क्या रिस्क है, क्या रिस्क है यहाँ पे? बैड डेट्स नहीं, नहीं बैड डेट्स का मसला नहीं है यहाँ पे, कि कमीशन हमने एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया हो और उसका क्राइटेरिया मीट ना हुआ हो। क्राइटेरिया क्या है? जब पेमेंट हो जाए। तो यहाँ पर रिस्क ये है कि शायद हमें पेमेंट रिसीव ना हुई हो और हमने इनकम रिकॉर्ड कर ली हो, यहाँ पर मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस। अच्छा मुझे बताएं, अब जरा सोचें क्या हो सकता है। मिस स्टेटमेंट तो है मतलब गलत, ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट? इनकम ज्यादा करेगा वो कम करेगा? ओवर स्टेटमेंट। आप ये भी बता सकती हैं कि क्योंकि हम डिस्काउंट रेट पे दे रहे हैं तो हो सकता है हमने डिस्काउंट एप्लीकेबल रेट सही ना यूज़ किया हो। आखिर में ये बात करते हैं आप, लेकिन उसी के साथ कीजिएगा क्योंकि मैंने बताया छोटी बात है ये। समझ में आई बात? और बताएं।
कोई और मसला? एग्जैक्टली, बैड डेट वाला मसला अभी भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने तो रिसीवेबल बनाया है, हमने कहीं और पेमेंट कर दी होगी। तो सर अब रिसीवेबल आ रहा है, तो जब रिसीवेबल आ गया तो एक मसला तो आ गया कि सर शायद मैनेजमेंट ने IFRS 9 के हिसाब से बैड डेट्स रिकॉर्ड ना किए हुए हो, या हमने प्रोविजन ही ना बनाया हो। किसके हिसाब से IFRS 9 में बनती है वाली चीज़ डील होती है? क्लियर हुई सारी बात? कोई ऐसी बात इसमें जो ना समझ आई हो? 5 रिस्क हो गए कंप्लीट, काफ़ी है इसके अंदर। अच्छा, अब अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, रिस्क हमें समझ में आ गया, कोई सवाल रिस्क के अंदर अभी तक? जी, मिस लाइबा पूछें। कोई सवाल नहीं? अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ मसला किस चीज़ का था पहले वाले में? थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएंगे हम। मसला किस चीज़ का था? अरे, अभी तो पढ़ा है, पेनल्टी साइज 37 के हिसाब से रिकॉर्ड ना की हुई हो। रिस्क पता चल गया। अब अगला फेज कौन सा होगा आपका? रिस्पॉन्ड करना है। रिस्क आ गया, अब आप वेरीफाई करेंगे। देखिए आप समझें क्या हुआ है, आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए तो आपको एक डर निकल के आया कि यार सर शायद ये मसला हुआ हो। अब आपका अगला सवाल, यार अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कैसे करूं? आप एक कमरे में बैठे सोच रहे हैं IS 37 के हिसाब से प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं हुए वे, क्या करूं? सबसे पहला काम क्या करूं? ईमेल और कॉन्ट्रैक्ट्स के सही है? नहीं, सोचें, शुरू से लेके चलें। आप एक रूम में बैठे हुए हैं, अज्यूम करें। हम्म, पहले मुझे बताएं, एंट्री बननी क्या थी? पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट, लेट से 100 रुपए से, और 100 रुपए से। मुझे डर किस चीज़ का है कि ये एंट्री नहीं बनी? ये एंट्री बनती कैसे? ऐसे ही बस दिल चाह बना दी। IS 37 पढ़ा है हमने थोड़ा बहुत, हमने पढ़ा है। हमने तो खैर IFRS 15 भी पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा। अच्छा, IS 37 में हम लोग जब पेनल्टीज, अब आपने बताया कि कोई ईमेल वगैरह आती है तो ये बात की बात है जब पेनल्टी लग जाती है। प्रोविजन पता है कब बनता है? प्रोविजन तब बनता है जब आपको लगता है कि यार मसला हो गया है, लग सकती है, अभी लगी नहीं है, तो आप उसका एक एस्टीमेट निकालते हो और प्रोविजन बना देते हो। तो अब मैनेजमेंट को क्या करना था, पहले सोचे क्या काम होना चाहिए था। ये एंट्री पास होती कैसे होती? मैनेजमेंट बैठती, मैनेजमेंट, हम नहीं बैठ रहे, मैनेजमेंट बैठती और बैठ के सोचती कि यार 10 लोग मारे गए, इतने लोगों को 1,000 रुपये देने पड़ेंगे और तकरीबन 10,000 रुपये की प्रोविजन बना लेता हूँ। सही है, कॉम्पनसेशन देना है, अभी पेनल्टी नहीं। सर अभी मैं कॉम्पनसेशन की बात कर रही, फिर सर शायद रेगुलेटर मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दे ऐसे। अब जो आपने एक बात की, आपने की थी ना कि नॉर्मली कितनी पेनल्टी लगती है इस केस में, मैंने कहा शायद 1,000 रुपये की पेनल्टी लगती हो। मैंने चेक किया और देखा कितने की लगती है, 1,000 रुपये की। ठीक है, तो मैं 11,000 का एक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेता हूँ।
ये करती मैनेजमेंट? मेरा डर क्या है मैनेजमेंट ने ये, तो मैं वेरीफाई कैसे करूंगा? ये सारे काम देख लूंगा कि मैनेजमेंट कर रही है नहीं कर रही। सबसे पहला काम मैं मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, बोलूंगा कि आप अपना तरीका बताएं प्रोविजन रिकॉर्ड करने का। इंक्वायर विद द मैनेजमेंट। क्या समझ ही नहीं आएगा? आप इतनी आसान वर्किंग थोड़ी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले तो आप पूछें आपका प्रोविजन रिकॉर्ड करने का तरीका कैसा है। इंक्वायर विद द मैनेजमेंट कि आपका प्रोविजन रिकॉर्ड करने का तरीका कैसा है, आप किस तरीके से प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं। अभी मैं आपको प्रोसीजर सोचना सिखा रहा हूँ। लिस्ट बनी हुई है इनकी, लेकिन वो लिस्ट याद नहीं करनी, हमने लिस्ट सोचनी है। अच्छा, फिर क्या करेंगे आप? उसने आपको बताया भाई मैं ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ, ये करता हूँ, ठीक है। फिर उसमें वो कुछ, मुझे एक बात बताएं, 10 लोग आए नहीं आए? अभी आए थोड़ी है, मैं तो सोच रहा हूँ 10 आएंगे तो 1000 देने पड़ सकते हैं। ये सब क्या है? एस्टीमेट। पहली क्लास में बात की थी एस्टीमेट्स, एफएस में एस्टीमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे बताएं मेरा रिस्क क्या है इसकी वजह से? क्या एस्टीमेट शायद गलत हो, सही ना हो। यहाँ पे मैनेजमेंट ने 10 लिया, हो सकता है 20 लेना था। मैनेजमेंट ने 1000 लिया, शायद 10,000 लेना था। बात समझ आ रही है? तो आप देखेंगे कि मैनेजमेंट के एस्टीमेट्स सही हैं या नहीं। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, और क्या करेंगे? सोचें, आप हैं यहाँ किस कंपनी में, और क्या करेंगे आप? मुझे बताएं ये 10,000 का अमाउंट आया कैसे था? 10 को मल्टीप्लाई किया था, आंसर क्या आया था? ये क्या किया है मैंने? ये क्या किया है मैंने? सिंपल कैलकुलेटर चलाया, कैलकुलेशन की है। सर हम क्या करेंगे, प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ, कैलकुलेशन करके देख लेंगे कि आपके 10,000 का अमाउंट सही है या नहीं है। आप मुश्किल चीज सोच रहे होंगे, मुझे पता है यार, पता नहीं क्या चीज आएगी अब प्रोसीजर में। भाई कुछ भी नहीं है, ये जो लिखा हुआ है इसको वेरीफाई करना है कि 10,000 सही है नहीं है, यही तो रिस्क है मेरा। जी एमन, कोई और बात कर रहा हूं मैं? 10,000 सही है या नहीं, इसको वेरीफाई करना है। तो पहले चेक करें ये एस्टीमेट जो आ रहे हैं सही है नहीं है, फिर इनकी कैलकुलेशन देख लें। आपके रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है? सर IS 37 के हिसाब से कोई डिस्क्लोजर आना चाहिए था। क्या वो डिस्क्लोजर आ रहा है नहीं आ रहा? आप देख लें कि क्या वो डिस्क्लोजर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये सारे काम हुए हुए हैं, आपने ही अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, और सर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो मतलब ये वाला रिस्क खत्म हो गया, कोई मसला ही नहीं है। ये 10,000 रुपए सही रिकॉर्ड हुए हुए हैं। आपको लग रहा था मसला है, लेकिन कोई मसला। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने बहुत बेसिक लेवल पे आपको रिस्क और उसके प्रोसीजर समझाया। रिस्क तो आपने तकरीबन हो गया, प्रोसीजर्स बहुत बेसिक लेवल पे समझे। कोई बात जो समझ ना आई हो पूछें, सवाल करें। क्या हुआ? क्लियर है? सब समझ आ गया? या हाँ हाँ कर रहे हैं बस? अच्छा, इस पे बता दें आप कि कैसे हुआ होगा काम। पीपी में इन्वेस्टमेंट की है, एक्सपेंडिचर किए होंगे, और एक्सपेंडिचर गलत ना रिकॉर्डेड। सही है। नहीं देखिए, फिर मैंने बताया इतनी दूर की क्यों सोच रही सर, ऐसा वैसा, पहले ये वाला मसला तो डील करें। अभी तो मसला क्या है, पीपी गलत क्लासिफाई कर दी, मतलब एक्सपेंडिचर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने रेवेन्यू कर दिया, वो रेवेन्यू था कैपिटल कर दिया। बड़ा मसला ये है, सही है। वो दूर का है कि उसको लेने के लिए लोन लिया था, वो लोन CWIB में, इतना दूर का CWIB का उसने जिक्र नहीं किया। अगर वो जिक्र करता तो मैं सोचता। तो मैं अजम्पशंस ले रहा हूँ इसमें बहुत सारी CWIP की तरफ जाने के लिए। अभी इतना नहीं सोचे हम, मुश्किल नहीं करें, आसान सोचे पहले।
नहीं, इतनी सारी थोड़ी लेंगे हम assumption, सब जो सवाल में डेटा देगा उस पर बात करेंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, पीपी रिकॉर्ड होता है किस तरह होता है? आपके पास पीपी की लिस्ट बन रही होगी, ठीक है, उसमें सारे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहे होंगे। आपके पास जो भी एक्सपेंडिचर्स बन रहे होंगे उनकी भी लिस्ट होगी, क्या क्या एक्सपेंडिचर्स किए, सही है। उसमें से कुछ रेवेन्यू होंगे, कुछ कैपिटल होंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, ये जो पीपी ही आया है, बात की थी हमने एक डेप्रिसिएशन की, इम्पेयरमेंट की, मैंने कहा वो यहाँ पे कनेक्ट कर दें, तो जो इसके अंदर शेड्यूल बन रहा होगा, इसे कहते हैं शेड्यूल, जिसमें सारी चीज़ें आती है ना, इसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड हो रही होती है, जो आप लोग बनाते हैं अपने पास, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इतने की कॉस्ट है, इतने की कॉस्ट है, इसका इतना, जो नोट आप लोग बनाते हैं IS-16 का, याद होगा, वो IS-16 का एक नोट होता है, लेकिन जो बैक पे वर्किंग होती है उसे शेड्यूल कहते हैं। जो सारा, ये जो इतना सारा डेटा होता है ना, इसे कहते हैं शेड्यूल, ये कहीं लिख लें लफ्ज़, ये पीपी का इनका शेड्यूल होता है। अच्छा, आपने जो पढ़ा है वो नोट बनाना सीखा है, सही है, वो नोट कहाँ आता है? एफएस में। वो नोट कहाँ से आता है? शेड्यूल से आता है। ठीक है, अब मुझे बताएं, ये जो शेड्यूल है आपके पास, इसके अंदर डेप्रिसिएशन आ रही होगी, इसके अंदर इम्पेयरमेंट आ रही होगी, फिर इसके अंदर आखिर में WDV आ रही होगी, सही है, और आखिर में WDV का अमाउंट 100 रुपये आ रहा होगा इम्पेयरमेंट डेप्रिसिएशन से पार होने के बाद। तरीका समझा रहा हूँ पहले किस तरह रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। अब आप काम करने गए, किस तरीके से काम शुरू करेंगे? ऑब्टेन दी शेड्यूल, मैं बोल रहा हूँ आसान चीज सोचो, ऑब्टेन दी शेड्यूल, बात समझ में आया? आपने शेड्यूल ऑब्टेन कर लिया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, ठीक है, फिर आप एक्सपेंडिचर्स में ये देखें कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको कैपिटलाइज होना चाहिए, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको एक्सपेंस आउट होना चाहिए, सब कुछ पता है। अच्छा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हुआ है उसका क्या होगा? कैपिटलाइज हो गया। अब अगला मसला, उसको कैपिटलाइज कर लिया, एक बात की थी आपने कि सर कौन सा डेट थी वो, डेप्रिसिएशन किस डेट से चार्ज होती है? अवेलेबल फॉर यूज। सर आप ये देखें कि वो एसेट अवेलेबल फॉर यूज कब से है, जब से अवेलेबल फॉर यूज है तब से उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए या नहीं? बात समझ आ रही है सारी? जी अमन, क्लियर हो रही है सारी बात? मैं अभी सिर्फ मैं फिर कह रहा हूँ, परेशान नहीं हो, सोच रहे हैं अभी हम सिर्फ कि क्या क्या चीज़ें हम लोग ले रहे होंगे मैनेजमेंट से। नहीं हो सकता। आप खुद बताएं, पीपीई का और फाइनेंस का सेम प्रोसीजर कैसे हो सकता है? पीपीई में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, लोन में कॉन्ट्रैक्ट होगा, लोन में आप बोलेंगे ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट। पीपी में बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। पीपी में बोलेंगे ऑब्टेन द शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक फॉर्मेट नहीं होगा, मैं तभी कह रहा हूं, मैं पहले आपको लिस्ट नहीं पढ़ा रहा, वरना आप कहेंगे सर लिस्ट याद करनी पड़ेगी। पहले सोचें किस तरह, आप ये देखें काम क्या हो रहा है और अब मैं इस पर कैसे काम करूं। बात समझ आ रही है? कोई सवाल? अच्छा, फाइनेंस वाली बात याद है, लोन वाली बात? अब लोन पे बताएं मुझे, लोन के वक्त लोन के रिस्क में क्या क्या चीजें होंगी? लोन रिकॉर्ड किस तरह हुआ होगा? लोन में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आ रहे होंगे? सर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा लोन का? सर कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस की, नहीं होगी? और सर कॉन्ट्रैक्ट में कोवेनेंट्स होंगे, पेमेंट शेड्यूल होगा, बिल्कुल सही बताया। सारी बात समझ में आ रही है? अब
बोलेंगे मैनेजमेंट से ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड इंस्पेक्ट दैट वेदर द कोवेनेंट हैज बीन ब्रीच्ड और नॉट। आप बोलेंगे ऑब्टेन द कैलकुलेशन of interest expense from the management and verify recalculate the interest expense। अच्छा, एक और चीज सोचें, इंटरेस्ट रेट यूज हुआ होगा, अगर रेट गलत तो एक्सपेंस भी गलत रिकॉर्ड हुआ होगा। सर पेमेंट शेड्यूल वेरीफाई करेंगे क्या पेमेंट शेड्यूल सही बना है नहीं बना, और क्या पेमेंट शेड्यूल के हिसाब से हुई है नहीं हुई है। पेमेंट कैसे वेरीफाई करेंगे हम? हाँ हाँ, सही बता रहे हैं, कैसे करेंगे? बैंक रिकंसिलिएशन या बैंक स्टेटमेंट? बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट आ रही होगी ना, आप मैनेजमेंट से बोलेंगे बैंक स्टेटमेंट दिखाओ और ये जो पेमेंट है 100 रुपए की, ये आ रही है नहीं आ रही। प्रोसीजर आप खुद बनाएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। कोई बात इसमें से ना समझ आइए पूछें, सारी बात क्लियर है? इतने होशियार लोग हैं यार, एक दफा में समझ जाते हैं। अच्छा, ये जो मैंने काम किया, मैंने बताया रिस्क के बाद उनके रिस्पॉन्सेस बनाना, इसे क्या कहते हैं? मैं एविडेंस ऑब्टेन कर रहा हूँ। मैं अपनी पहली क्लास में जो मैंने एक डायग्राम बनाई थी, कहाँ गई वो? ये वाली। ये वाली डायग्राम याद है किसी को? मुझे एक बात बताएं, मैंने ऑडिट शुरू कहाँ से किया? क्या हुआ? क्या? अच्छी बात है ना, कुछ सीखें, कॉपी करने से नहीं, खुद से बनाएं। ये जो मैं बना रहा होता हूँ ना, ये खुद से बनाया कर एक बार घर पे, जब आप खुद से बनाएंगे ना एक बार, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। हमारा ऑडिट शुरू कहाँ से होता है? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। कहाँ से? आईएफआरएस के बाद, एफएस के बाद, आईएफआरएस के बाद। एफएस तो बनती है आईएफआरएस की बेस पे, तो मेरा काम कहाँ से शुरू होता है? आईएफआरएस के बाद। ठीक है, देखें बात कहाँ से शुरू हुई थी हमारी। ऑडिटर कब आता है? इन सब के बाद आता है ना। एफएस बनती है आईएफआरएस के हिसाब से, फिर किसकी एंट्री होती है? ऑडिटर की। तो ऑडिटर आते ही रिस्क वाला काम करा, रिस्क निकल के आया, रिस्क के अगेंस्ट एविडेंस ऑब्टेन किए, या तो काम सही है या काम गलत है, रिपोर्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। इतना सा काम है बेचारे ऑडिटर का, समझ में आई? अभी मैं क्या बात समझा रहा हूं आपको रिस्क के बाद? एविडेंसेस। अभी हमारी डिस्कशन चल रही है एविडेंसेस के ऊपर। बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं। नहीं नहीं, हम बड़े नहीं होंगे। एविडेंस, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये जो हमने काम किया थोड़ी देर पहले, यार ये दिखाओ वो दिखाओ, क्या कर रहे थे हम? एविडेंस ऑब्टेन कर रहे थे। ये बात मैंने कनेक्ट क्यों, मैंने पहले सोचा आपको कि रिस्क से क्या काम करेंगे, एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। तो एविडेंस एक अलग पूरी दुनिया है, लेकिन वो दुनिया हमें कनेक्ट करनी है, वो दुनिया हमने अलग से नहीं पढ़नी, वो दुनिया रिस्क के बाद शुरू होती है। दुनिया समझ में आई कैसे कनेक्ट हो रही है? अच्छा, एविडेंस का पूरा नाम, ये एविडेंस शॉर्ट फॉर्म है इसकी, एविडेंस का पूरा नाम है सफिशिएंट। ये भी लिखा हुआ है? मैं कब मना? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। एप्रोप्रिएट ऑडिट
एविडेंस, ये इसका पूरा नाम है। एविडेंस इसका अपना नाम है, बाकी इसके बाप के नाम है। ठीक है, इससे आगे तो मैंने कुछ नहीं लिखवाया था। हाँ, मैंने इसकी फुट शॉर्ट फॉर्म लिखवाई थी, आपको SAAE ही सुनने को मिलेगा। अच्छा, इस जुमले के 3 हिस्से होते हैं। सफिशिएंट अलग दुनिया, एप्रोप्रिएट अलग। अच्छा, अलग दुनिया से मुराद कि इनकी अलग बाइफिकेशन होगी, इनके अलग अलग मतलब है। सफिशिएंट लफ्ज का मतलब क्या है? चीज इनफ होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट सही होनी चाहिए, एविडेंस ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो मतलब इस जुमले से मुझे पता चला सर रिस्क निकालने के बाद आपने एविडेंस ऑब्टेन करना है। एविडेंस तो आपने ऑब्टेन करना है, लेकिन एविडेंस क्या होना चाहिए? बस एविडेंस होना चाहिए, कुछ भी हो एविडेंस। एविडेंस मेरे पास सफिशिएंट होना चाहिए, एविडेंस मेरे पास सही होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, और एविडेंस मेरे पास एविडेंस होना चाहिए। तीनों बातें कनेक्ट हुई। सफिशिएंट कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है या नहीं? कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? सर कितने? 100 की लिस्ट है, 100 की लिस्ट है, हम तो सैंपल बेसिस पे करेंगे बात, लेकिन सैंपल ये कैसे पता चलेगा कितने सफिशिएंट हैं? मेरी बात पे गौर कीजिएगा। सैंपल के केस में 2 सवाल उठते हैं। जहां मैं बात करूंगा ना सैंपल की, तो आप मुझसे 2 सवाल करेंगे, सर कितने और कौन से। बात समझ आ रही है? यहाँ पे कितनी कुर्सियां हैं? अज्यूम करें 50 है। ठीक है, मैं कहता हूं 10 देख लें। फर्क समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्क नहीं पता होता। 10 कुर्सियां देख लें, कौन सी देख लें ये अलग सवाल है। 10 देख लें, 10 सर कौन सी वाली देख लें? 10 देख लें, 10 शुरू वाली देख लें, 10 आखिर वाली देख लें, 10 बीच में से मिक्स करके देख लें। बात समझ आ रही है? तरीका कौन से 10 देखने? ये जो कितने वाली बात है ना, ये डील करता है सफिशिएंट, और कौन से देखने ये कौन डील करता है? आयजा 530 मैंने बताया था, सैंपलिंग का एक पूरा स्टैंडर्ड है, ये बताता है कि कौन से 10 देखने हैं भाई, ये मैं बताऊंगा तुम्हें। 10 देखने हैं, ये कहां पढ़ रहे हैं हम अभी? अभी हम ये देख रहे हैं कितने सैंपल देखें सर, कितने सैंपल्स देखें, ये हमें बताएगा एविडेंस वाला चैप्टर, और इसका नाम है आयजा 500। कितने सैंपल्स देखें सर? सर 10 देखें, 20 देखें, ये आपको कैसे पता चलेगा किसी भी जगह पे? तो हम यहाँ पे कोई क्वांटिटी डिफाइन कर दें कि जहां 1000 हो उसमें से 10 देख लेना, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम? या हमने एक जुमला पढ़ा था शुरू में, प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिट में चलती है, तो क्या 1000 हैं तो 100 देख लो, 1,00,000 हैं तो उसका 10% देख लो, ऐसा कुछ कर लें, कोई फॉर्मूला बना लें? ये तो सर डिपेंड करेगा, ये तो सर डिपेंड करेगा। किस चीज पर डिपेंड करेगा? जिस चीज के साथ करें, और सोचें जरा किस चीज पर डिपेंड करेगा। मैं एक मिसाल ले लेता हूँ ना, मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, अभी हम कौन से फेज में, मैं फिर सवाल करूंगा। हम मैंने 3 फेज पढ़ाए थे, प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग। प्लानिंग रिस्क के काम कर लिए, रिस्क निकल के आ गए, रिस्क आ गए ना, एफएस में सर गोइंग कंसर्न का मसला है, सर लोन का मसला हो सकता है, सर पीपी का मसला हो सकता है। अब मैं काम कर रहा हूं उसके ऊपर, कौन सा फेज है? परफॉर्मेंस फेज में आ चुका हूं। ये बहुत बारीक बात है, आप कहेंगे सर इतनी बारीक सी बात है, लेकिन यही वजह होती है जो 33% है ना, वो सिर्फ इस वजह से कि बच्चे को सवाल का नहीं पता होता, सवाल कहाँ से आए। वो सोच रहा होता है सवाल 530 से आया है, क्योंकि आपने बात कर दी सैंपल की, कितने सैंपल देख रहे हैं, सवाल तो 530 से आया है, लेकिन सवाल कहाँ से आया है? आयजा 500 से, एविडेंस से सवाल पूछ रहा है वो कि मैं कितने देखूं, आप उसको जवाब दे रहे हो
इतने सैंपल, यहाँ सैंपल 530 में, सारी बातें आप छाप के आ रहे हो, वो नंबर देगा आपको। क्लासिफिकेशन करें सबसे पहले कि आप पढ़ कहाँ से रहे हैं चीज़ को। सेल्स की बात करता हूँ मैं। हमने बात की सर सेल्स शायद मैनेजमेंट ने ओवर स्टेट की हुई हो, ये मसला हो वो मसला हो। कैसे पता चलेगा, कितने सैंपल्स देखें? सोचें, थोड़ा सा सोचें पहले। कोई परसेंटेज, कोई फॉर्मूला होगा? फिर क्या हो सकता है? क्या हो गया, हम गायब क्यों हो गए? सर याद होगा शुरू में हमने एक बात की थी, शुरू में हमने एक बात की थी, हम लोग कंट्रोल्स को भी टेस्ट करते हैं ना मैनेजमेंट की, या नहीं करते? ही नहीं करते? वो वाली वो याद है किसी को? मैंने एक इक्वेशन बनवाई थी, सारी बात दोबारा करेंगे। ऑडिट रिस्क बराबर है मल्टीप्लाई बाय, सही है? ये हमारे इख्तियार में, हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे इख्तियार में, हम मैनेजमेंट के इख्तियार में। ये तो मैनेजमेंट के एंड पे गेम चलेगी, ये ऑडिटर के। तो ये जो डिटेक्शन रिस्क वाली आपने बात की थी ना, इसी से तो लिंक कर रहा हूँ सर। जितने ज्यादा सैंपल्स देखूंगा रिस्क कम होगा बढ़ेगा? रिस्क कम हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक और बात का जवाब दीजिएगा। मैंने उस वक्त आप लोगों को एक चीज सिखाई थी कि मुझे ऑडिट रिस्क 12% रखना है, इसको मैं नहीं छेड़ सकता, इसको भी मैं सिर्फ इसको कम ज्यादा कर सकता हूँ। वो कम ज्यादा मैं कैसे कर रहा था? सैंपल्स बढ़ा क्या कम करके। अगर मुझे कहता है कि सर रिस्क कम रखना है आपने, तो सैंपल्स बढ़ जाएंगे। अगर वो कहता है कि सर रिस्क ज्यादा रख सकते हो, तो सैंपल्स कम कर दो। बात समझ आ रही है? अच्छा, और डीप डाइव करते हैं। इनहेरेंट रिस्क पे तो मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। कहें तो ये इक्वेशन दोबारा कनेक्ट करें हम लोग, बनाए, अगर नहीं समझ आई। नहीं नहीं, दोबारा करें, दोबारा दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे। ऑडिट रिस्क बराबर है कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। सर इनहेरेंट रिस्क 10% है, कुछ कर सकते हैं? आपने कंट्रोल रिस्क आइडेंटिफाई किया, पता चला 40% है। डिटेक्शन रिस्क आपके इख्तियार में, आपने ऑडिट रिस्क पे काम किया और पता चला कि ऑडिट रिस्क आपको रखना है लेट से 15%। तो मुझे कोई बता सकता है मैं डिटेक्शन रिस्क कितना कर दूं? मैं डिटेक्शन रिस्क कितना कर दूं? कितना? अगर मैं डिटेक्शन रिस्क 35% रखूंगा तो मेरा ऑडिट रिस्क 15% रहेगा। अब जरा गौर कीजिएगा बहुत, जो मैंने उस दिन अहम बात बताई थी, ये तो 15 ही रहना है, ये 10 रहेगा। क्या हुआ? गलत आ गया? कोई मसला नहीं, क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या आया? अच्छा, परसेंटेज में तो पॉइंट पॉइंट करके देख लीजिएगा। क्या आंसर? 37.5 है? 37.5 जितना भी है, हमें नंबर से मसला नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट से मसला है। अच्छा, अब मुझे बताइए 10%, 40%, इसको, अच्छा ये क्या हुआ? कंट्रोल रिस्क सर बढ़ गया। कंट्रोल रिस्क कैसे बढ़ता है, कोई बता सकता है? कंट्रोल रिस्क कैसे बढ़ता है? कंट्रोल्स अच्छे होने से, बुरे होने से? बुरे होने से। सर कंट्रोल रिस्क बुरे हुए तो रिस्क क्या हुआ? 40 से 60 हो गया। अब मुझे बता सकते हैं डिटेक्शन रिस्क कितना रखना है? अब समझिएगा फर्क, ये हो गया है, ये करना है। अब डिटेक्शन रिस्क कितना करना पड़ेगा मुझे? क्या हुआ?
क्या हुआ? क्या मसला आ रहा है? मोबाइल में कर लें, मसला थोड़ी है। अरे हाँ, ये भी तो एक ऑप्शन है, हम तो भूल ही गए। अरे हाँ, मोबाइल तो सिर्फ व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं होता, हम भूल गए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या पानी में गिराने के लिए नहीं होता है ना। कितना? 25 है जी अमन? क्या हुआ यार, मुझे दिखा दो, मैं कर लेता हूँ। कैसे हो सकता है यार? या अल्लाह, मैं देखता हूँ, हो सकता है भाई आ रहा हूँ। 375? भाई 0.15 को डिवाइड कर देंगे 0.1 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से, 3.75। हाँ 375% आ रहा है, ठीक है, हमें मसला नहीं है। 375% लिखें आप। मैंने बताया कि नंबर से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे फर्क किस चीज से पड़ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? 250 आ रहा है। मकसद क्या है? अच्छा एक काम करें, इसको 1.5 करके देखें आप, अब हो जाएगा 37.5। हल निकालें मसले का, हम परेशान हो रहे हैं मसले में। हो गया, चलो ये 25 हो गया, अब खुश हैं हम लोग। चले, अब मुझे समझानी क्या थी बात, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ा 375 है 250 है, मुझे क्या बात समझानी है? कंट्रोल रिस्क बढ़ा तो ऑडिट डिटेक्शन रिस्क कम करना पड़ेगा, हुआ नहीं। ये कॉन्सेप्ट, ये फर्क है। हो गया का मतलब खुद ब खुद हो गया, हम कम काम करेंगे, ये मतलब होता है रिस्क कम होने का। डिटेक्शन रिस्क कम हुआ नहीं है। अब सर मसला क्या है समझिएगा सर, इनहेरेंट रिस्क 10% है, पहले भी था। कंट्रोल रिस्क पहले कितना था? 40%, अब कितना है? 60%। सर कंट्रोल रिस्क बढ़ गया तो डिटेक्शन रिस्क में गुंजाइश कम हो गई, तो मुझे अब 25% इसकी इंटरप्रिटेशन समझें, मुझे अब 25% डिटेक्शन रिस्क रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वही 1.5% का ऑडिट रिस्क, क्योंकि ये इक्वेशन चल रही है, यहां बढ़ा है तो यहां कम होगा ना। तो मैं इसको नहीं छेड़ सकता, ये कांस्टेंट रहेगा। बात समझ आ रही है? ये भी नहीं ला सकता, ये बढ़ गया है, अब मैं इसको कम करूंगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि ऑडिटर के इख्तियार में सिर्फ डिटेक्शन रिस्क होता है। ये कॉन्सेप्ट था जो सही है, यही तो कह रहा हूं, रिस्क गुंजाइश कम हो गई, समझें? मुझे रिस्क कम से कम रखना है, रिस्क कम रखना है, कैसे रखूंगा कम? डिटेक्शन रिस्क कम से कम होना चाहिए, इसका मतलब ये है ना, पहले 37.5% भी रिस्क होता तो मसला नहीं है, अब 25% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो जितना छोटा स्पेस हो जाएगा उतने ज्यादा काम करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा। पहले मेरे पास गुंजाइश कितनी थी? 100 से 100 का स्केल होता है ना, मेरे पास थी 100 से 37.5। गलतियां करने का स्पेस मिल रहा है, रिस्क डिटेक्शन रिस्क बढ़ रहा है, तो मतलब गुंजाइश है, खेलो, खुल के खेलो, गलतियां करो, लेकिन रिस्क कम हो रहा है, गुंजाइश कम है, आपके पास स्पेस कम होती जा रही है। क्लियर हुआ लाइव? पक्की बात है, ये बहुत अहम बात बता रहा हूं, इससे सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं। तो अब मुझे एक बात बताएं, कंट्रोल रिस्क बढ़ा तो डिटेक्शन रिस्क कम करना पड़ेगा, जुमले पे गौर करें, भले लिखना चाहे तो लिख लें, ये वाली बात मसला नहीं है। कंट्रोल रिस्क कम करना पड़ेगा, कम होगा नहीं, करना पड़ेगा। कैसे कम करेंगे? बात समझ में आई? तो कितने सैंपल्स लेने हैं ये बात मुझे एक और तरह से पता चलेगी, इंटरनल कंट्रोल्स। तो ये लफ्ज यहां लिखने के लिए मुझे सारी बात बतानी पड़ी आपको, वरना अगर मैं सिर्फ ये लफ्ज लिख दूं इंटरनल कंट्रोल्स, कुछ समझ नहीं आएगा सर इंटरनल कंट्रोल से क्या करें। सर कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे, आपने अंडरस्टैंडिंग ली, आपने देखा कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क ज्यादा है। एमन गौर कीजिएगा 2 मिनट सिर्फ, बस कंक्लूड कर रहा हूं। आपने इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ली थी,
तो आपने अंडरस्टैंडिंग लेकर बोला सर कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क ज्यादा है। जहां कंट्रोल रिस्क ज्यादा हुआ डिटेक्शन रिस्क कम हो गया, मतलब गुंजाइश कम हो गई। और जहां गुंजाइश कम हो गई वहां पे आपको सफिशिएंट वाली बात याद करनी पड़ेगी। सर अब मैं काम ज्यादा करूं कम करूं? ये कम ज्यादा 10 ले रहा था पहले, तो अब कितने लूंगा? 15। पहले 20 ले रहा था तो अब लूंगा 40 50। सैंपल साइज बढ़ते जाएंगे। तो ये किस हेड में कवर होगी बात? सफिशिएंट वाली बात। तो एक ये लफ्ज लिखने के लिए इंटरनल कंट्रोल मुझे ये सारी बात समझानी पड़ी। क्लियर है सारी बात? ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। फिर बता, और ऑडिट पढ़ा हुआ है जिसने उससे पूछ लीजिएगा क्या मतलब है इस बात का, नहीं समझ आती बात तो, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं समझ आती कि इसका मकसद क्या है। सब ये समझ रहे होते हैं, सब ये समझ रहे होते हैं अभी भी कि डिटेक्शन रिस्क कम हो गया। जैसे आपका सवाल था वैलिड था, सर 25% हो गया तो मतलब रिस्क कम हो गया ना, अब तो कम काम करेंगे। कम करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये फिक्स किया हुआ है, ये फिक्स किया हुआ है। अगर ये बात अभी भी समझ नहीं है मैं दोबारा समझाने को तैयार। समझ में? क्लियर है? ग्रेट। ऑनलाइन वाले हजरात आपको भी समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे की दुनिया आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होती चली जाएगी। हो गई? क्या बोला? अच्छा, चलें इंशाल्लाह आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।